न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, इसी से जुड़ी है आज की हमारी कवर स्टोरी। शुरू करते हैं। तो नए इनकम टैक्स बिल 2025 की जांच के लिए बनाई गई संसदीय समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी। नया बिल 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। अपने रिकमेंडेशंस में समिति ने सुझाव दिया है कि अगर कोई छोटा करदाता समय पर आयकर रिटर्न नहीं भर पाता, तब भी उसे टैक्स रिफंड पाने में आसानी होनी चाहिए। इसके साथ ही समिति ने इनकम टैक्स बिल के उन प्रावधानों को बरकरार रखने की सिफारिश की है जिसमें टैक्स अधिकारी जांच के दायरे में लोगों के सोशल मीडिया और पर्सनल प्राइवेट ईमेल्स तक पहुंच सकते हैं। समिति ने कुल 566 सिफारिशें की हैं। इसमें टैक्स रिफंड से लेकर संपत्ति कर कटौती तक के कई बदलावों की बात कही गई है। मेरे साथ आज देश के चोटी के टैक्स एक्सपर्ट होंगे। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि टैक्स बिल पर संसदीय समिति की सिफारिशों का मतलब क्या है। पहले रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। सरकार की ओर से प्रस्तावित नए आयकर विधेयक 2025 पर बनी संसद की सिलेक्ट कमेटी ने सोमवार को 4,575 पन्नों की रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी है। रिपोर्ट में सबसे चर्चित प्रावधानों में से एक यानी टैक्स अधिकारियों को सोशल मीडिया अकाउंट्स और निजी ईमेल्स तक पहुंच की अनुमति देने का प्रावधान जस का तस रखा गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या खास है इन सिफारिशों में। सर्च और सीजर ऑपरेशन के दौरान टैक्स अधिकारियों को डिजिटल डाटा तक पहुंच की पूरी ताकत देने की सिफारिश को बरकरार रखा गया है। सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल वगैरह को वर्चुअल डिजिटल स्पेस में माना गया है। अधिकारियों को पासवर्ड मांगे बिना भी सिस्टम एक्सेस करने का अधिकार होगा। दरअसल इस मामले में कई विशेषज्ञों की आपत्ति थी, लेकिन उसके बावजूद समिति ने कहा कि यह व्यवहारिक रूप से जरूरी है क्योंकि अघोषित लेन देन इन्हीं माध्यमों से किए जाते हैं। यही नहीं, सिफारिशों में आम करदाताओं के लिए बड़ी राहत देने वाले कई अहम सुझाव दिए गए हैं। समिति ने सिफारिश की है कि छोटे करदाताओं जिनकी आय टैक्स स्लैब से नीचे है लेकिन जिनका टीडीएस कट चुका है, उन्हें समय पर रिटर्न ना भरने के बावजूद रिफंड का हक मिलना चाहिए। साथ ही ये भी सिफारिश है कि अब संपत्ति की सालाना वैल्यू से पहले म्युनिसिपल टैक्स घटाकर फिर 30% की कटौती दी जाए। साथ ही घर निर्माण से पहले के ब्याज पर भी कटौती दी जाए, चाहे प्रॉपर्टी किराए पर हो या खुद के इस्तेमाल में। नॉन प्रॉफिटेबल संगठनों के लिए स्पष्ट परिभाषाएं भी जोड़ने को कहा गया है। आय और प्राप्तियां जैसे शब्दों की सही व्याख्या मांगी गई है ताकि कानूनी विवादों से बचा जा सके। इसके अलावा गुमनाम दान और मान लिया गया खर्च की व्यवस्था को भी हटाने की सिफारिश की गई है। एक अहम सिफारिश के तहत एमएसएमई परिभाषा में एकरूपता लाने को कहा गया है। एमएसएमईज की परिभाषा को एमएसएमई एक्ट के अनुरूप करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही एडवांस रूलिंग फीस, पीएफ पर टीडीएस, लो टैक्स सर्टिफिकेट और जुर्माने की शक्तियां जैसे प्रावधानों में भी स्पष्टता लाने की बात कही गई है। नया इनकम टैक्स विधेयक आयकर अधिनियम 1961 को रिप्लेस करने के लिए 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक को भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया था। समिति ने 16 जुलाई को सर्वसम्मति से रिपोर्ट को मंजूरी दी और सोमवार को इसे पेश किया गया। आइए ये भी जान लेते हैं कि नए विधेयक के कानून बनने के बाद आम करदाताओं के लिए क्या बदलेगा। तो इसके कानून बनने के बाद अब पिछला साल यानी असेसमेंट ईयर और टैक्स निर्धारण वाले वर्ष की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। यानी आमदनी जिस साल होगी उसी साल टैक्स देना होगा। सरकार का दावा है कि ये बिल कारोबार में सरलता और पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम है। इसके अलावा पुराने कानून में 819 धाराएं थीं, नए में केवल 536 हैं। अध्यायों की संख्या 44 से घटकर 23 हो गई है। शब्दों की कुल संख्या आधी रह गई है, यानी 5,12,000 शब्द से घटकर 2,60,000। नए बिल में भाषा सरल और शैली स्पष्ट की गई है ताकि आम आदमी को समझने में आसानी हो। फिलहाल रिपोर्ट पेश हो चुकी है। अब सरकार लोकसभा में बिल पर बहस और वोटिंग कराएगी। वहां से पास होने के बाद ये राज्यसभा जाएगा। वहां से भी मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति की सहमति से ये कानून बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं वेद जैन सर का, पूर्व प्रेसिडेंट ICAI और देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है जैन सर आपका हमारे शो पे। विवेक जालान जी हमारे साथ हैं, पार्टनर हैं टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी के। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका भी हमारे शो पे। वेद सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं।
पहले तो जो समिति ने अपनी सिफारिशें दी हैं उनमें आपको मेन पॉइंट्स यदि कोई खास लगे तो उनका जिक्र ज़रूर कीजिएगा। और शुरुआत में मैं चाहूँगा कि आप जो देरी से रिटर्न पर रिफंड मिलने की, यानी कि आम करदाता को एक तरह से छोटे करदाताओं को टैक्स रिफंड में राहत की जो बात कही गई है, उस पर सर आपका विश्लेषण। देखिए, इनकम टैक्स बिल जो नया आया है वो 60 साल के बाद लगभग आया है। 1961 में आया था, अब 2025 हो गए हैं। और ये कोशिश है सरकार की कि बिल को एक सरल और सूक्ष्म और एक आम आदमी जिसको समझ सके वैसा बनाया जाए। और जैसे कि वित्त मंत्री जी ने जब बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया और जैसा इसके प्रीएम्बल में लिखा है कि इस बिल के अंदर कोई सब्सटेंटिव चेंजेस नहीं किए गए हैं, केवल भाषा को सरल किया गया है, चैप्टर्स कम किए गए हैं, वर्ड्स कम किए गए हैं, जो पुराने सेक्शन है उसको डिलीट कर दिया गया है। तो जब ये बिल पार्लियामेंट संसदीय समिति के पास गया तो संसदीय समिति ने उन सभी प्रावधानों को देखा गया जिन प्रावधानों में लगा कि चेंज हो रही है। जैसे अभी आपको सारे प्रावधान गिना रहे थे कि जो छूट थी रिफंड लेने के बारे में जो थी कि आज की डेट में जो पुराना बिल है जो अभी आज की डेट में एक्चुअल चलता है उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको रिफंड लेने के लिए रिटर्न टाइम पे भरनी है। अब नए बिल में ये था कि ये कंडीशन थी कि रिफंड लेने के लिए भी आपको टाइम पे रिटर्न भरनी पड़ेगी। और जैसे समिति ने नोट किया कि देखिए इससे जो छोटे करदाता हैं जो उनका टैक्स कट जाता है, जिनकी इनकम बिलो टैक्सेबल है, उनको बहुत दिक्कत आएगी। तो उन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए समिति ने रिकमेंड किया कि नहीं, रिफंड के लिए रिटर्न लेट भी भरी जा सकती है, वो पैसा उनका ड्यू है वो वापस मिलना चाहिए और वो रिटर्न अगर लेट भी आएगी तो उसके बेसिस पे आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे आपने कहा चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, एनपीओ, हमारी जो एनजीओ वगैरह होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके बारे में भी जो एनोनिमस डोनेशंस आते हैं उसके ऊपर भी एक चर्चा थी कि वो एक एग्जम्पशन जो पहले थी कि वो उस पर 30% टैक्स लगता था, अब वो 60% का इसमें प्रावधान था, उसको भी ठीक करा गया और उसको भी घटा के 30% पे ही रखा गया है। इसी तरह से जो भारतीय बाहर जाते हैं, नॉन रेजिडेंट बाहर जाते हैं अपनी नौकरी ढूंढने के लिए, इसके लिए उसमें भी एक कंफ्यूजन था कि ये एग्जम्पशन तब मिलेगी जब आपको नौकरी मिलेगी वहां पे, लेकिन ये नहीं था कि जब नौकरी के लिए आप जाएंगे, तो उसके लिए भी उन्होंने उसमें चेंज किया है। इसी तरह से कैपिटल मार्केट को ध्यान में रखते हुए डिविडेंड के बारे में भी एक चर्चा थी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डिविडेंड जाए तो मल्टीपल टैक्स लगता था, उसके बारे में भी उन्होंने चेंजेस किए हैं। तो ओवरऑल जो इस टैक्स के बिल के बारे में है, सबसे बड़ा जो अगर मैं मानूं कि जो इसमें चेंज है वो है इसकी लैंग्वेज जो सुधार किया गया है, सिंपल किया गया है। और ये एक डिक्लेरेशन दिया गया है कि जो भी इसके अंदर हमने वो नया बिल बनाया है उसके अंदर पुराने सर्कुलर, पुराने रूल्स और जो पुरानी आज तक इसके बारे में इंटरप्रिटेशन है वो कंटिन्यू करेंगे, एप्लीकेबल रहेंगी। समिति ने काफी समय लगाया है, जैसे कि रिपोर्ट आपने बताया 4000 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट आई है, बहुत सारी मीटिंग हुई है और उसके बाद जहां जहां उनको कमियां लगी है उसको उन्होंने ठीक करने की कोशिश की है। और मेरा ऐसा मानना है कि अब ये मानसून सत्र में ये बिल पास हो जाएगा और 1026 से नया कानून बनेगा और टैक्स ईयर कहलाएगा। टैक्स ईयर का मतलब हो गया असेसमेंट ईयर। 1/4/26 से 27 में 26 जिस साल में आपकी इनकम है उसी साल का वो टैक्स ईयर माना जाएगा और उसी की असेसमेंट होगी। और बहुत सारी जो लैंग्वेज जो डेफिनेशन के बारे में भी चैलेंजेस थी उनको भी इसमें काफी ठीक किया गया है। तो अब क्योंकि पुराना एक्ट पुराना हो गया था, नया एक्ट चलेगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि अब करदाताओं को बड़ी सुविधा रहेगी इसकी कंप्लायंस करने में, डिजिटल करने में। एक जो चर्चा बहुत थी प्राइवेसी के बारे में, वो शायद संसदीय सलाहकार कमेटी ने शायद मानी नहीं है कि एक्सेस टू द पासवर्ड वगैरह जो डिजिटल डाटा के बारे में जो इश्यू आया हुआ है वो अभी भी एक इश्यू बना हुआ है कि प्राइवेसी के बारे में किस एक्सटेंट तक वो इंफॉर्मेशन इनका टैक्स हो जाती है। ये बात ठीक है कि ये जो आज की डेट में अगर कोई ट्रांजैक्शन ब्लैक मनी या अनडिस्क्लोज इनकम के बारे में होती है वो थ्रू डिजिटल मीडिया से होती है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखने की बड़ी जरूरत है कि जो आज की डेट में ईमेल और पासवर्ड है उससे बहुत सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कंट्रोल होता है, और अगर वो लीक आउट होती हैं और वो बाहर चली जाती हैं या किसी तरह से भी जाएं तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी असेट्स के और वेल्थ के ऊपर जिसकी सर्च हो रही है, जिसके ऊपर ये सर्वे हो रहा है, Yes. वो आ सकता है।
ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस करना पड़ेगा इसके बारे में। ये देखना कि आने वाले समय में इसको कैसे हाँ, इसे मैं थोड़ा बैलेंस। सा और इस पे आपकी राय और भी लूंगा। मैं जालान साहब आपके पास आ रहा हूँ। और एक जो खास चर्चा का विषय आम लोगों में बना हुआ है वो जो गैर कर योग्य आय वालों को जो छूट की बात कही गई। कई बार क्या होता है कि जो बिलेटेड रिटर्न रिफंड रूल है, कहा ये जा रहा है कि वो उनके लिए था या है जो नॉन टैक्सेबल इनकम ग्रुप्स हैं, और ख़ास तौर से कई बार दे आर फोर्स्ड फाइलिंग हो जाती है जस्ट टू क्लेम टीडीएस रिफंड्स। तो इस पे बताइए, इस पे जो सिफारिशें आई हैं उनको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर पाएं। 2025 को ये बिल टेबल किया गया था और 1-2 दिनों में ही 14-15 फरवरी को ही हमने और सारे टैक्स पेयर्स ने एक गुहार लगाई थी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि ये बड़ा ही सख्त कानून है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ हमारी बात भी हुई थी और उनको लग रहा था कि रिफंड की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। परंतु अगर वो क्लॉज पढ़ें आप, जिसको जो क्लॉज है 263(1)(a)(9), उसके हिसाब से अगर एक दिन भी डिले होता है किसी का रिटर्न तो उसे रिफंड नहीं मिलेगा। अब ये जो टीडीएस आपने कहा, ये रिफंड जो बनते हैं ये ज़्यादातर टीडीएस ज़्यादा डिडक्ट करने के लिए ही बनती है। किसी का इनकम नहीं है जैसा आपने सही कहा, या किसी की कम इनकम है लेकिन टीडीएस ज़्यादा डिडक्ट हो गई है, तो उनको जो रिफंड है वो रिटर्न फाइल करेंगे, उसी के बाद वो रिटर्न रिफंड ले सकते हैं। हालांकि इस बजट में टीडीएस के जो रेट हैं वो काफ़ी कम किए गए हैं। उनकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जिसके ऊपर टीडीएस काटना है वो बढ़ाए गए हैं। तो टीडीएस में काफ़ी रिलैक्सेशन है, उसके बाद भी रिफंड जो है वो बनेगी। लेकिन ये कानून बड़ा ही सख्त था। हालांकि सीबीडीटी, जैसा कि मैंने कहा कि वो कह रही थी मिनिस्ट्री कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, परंतु अगर ये क्लॉज पढ़े और जो इनकम टैक्स ऑफिसर जो आपकी असेसमेंट करेगा वो क्लॉज ही पढ़ेगा, वो इंटेंशन नहीं देखेगा मिनिस्ट्री का, तो उसको उन्होंने डिलीट किया है। और ये बड़ा ही फेवरेबल और ये इस इनकम टैक्स बिल में संशोधन है जो सिलेक्ट कमिटी में किया है। टीडीएस जो है ये बड़ा ही टीडीएस हो गया है। भी टीडीएस की बड़ी मांग थी इस इनकम टैक्स बिल में सारे टैक्स पेयर्स के हिसाब के लिए। अब इसकी दूसरी पहलू भी है एक, कि भाई ऐसा कोई प्रावधान है क्या कि जिसमें हमारा टीडीएस कटे ही ना। ऐसा भी अभी भी इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 197 है, ऐसा एक प्रावधान है जैसा जिसमें इनकम टैक्स कटे ही ना, परंतु इस बिल टीडीएस कटे ही ना, परंतु इस बिल में इन्होंने वो प्रावधान को डिलीट कर दिया था, सेक्शन जो क्लॉज 395 है उसमें। तो इसमें भी टैक्स पेयर्स ने गुहार लगाई थी कि ये प्रावधान वापस आना चाहिए कि बिना टीडीएस कटे आपको पेमेंट हो, ऐसी प्रावधान होनी चाहिए जो करंट इनकम टैक्स एक्ट में है। वो भी सिलेक्ट कमिटी ने मान लिया है। टीडीएस के काफ़ी सारे सेक्शंस थे, 71 सेक्शन हैं अभी 1961 वाली एक्ट में, उसको रिड्यूस करके इन्होंने 3 सेक्शन में कर दिया है, 393, 394, 395। तो काफ़ी बड़ा एक इसमें रिफॉर्म है टीडीएस में, मैं कह सकता हूं। परंतु जी मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूं, इतना बड़ा जो संशोधन है, पूरा का पूरा टैक्स का एक कानून चेंज हो गया है। हमने अभी अभी जीएसटी में देखा कि पिछले 8 साल हो गए हैं जीएसटी के, परंतु अभी भी लोग उसे समझ ही रहे हैं। टैक्स ऑफिसर्स उसे अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जो पुराने इंटरप्रिटेशंस थे वो सारे खारिज हो गए हैं। तो ये जो इतनी बड़ी सिंप्लीफिकेशन ड्राइव है ये बड़ी सराहनीय है। परंतु इसमें अब जो नए शब्द यूज किए हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, नॉटविथस्टैंडिंग को इररिस्पेक्टिव कह दिया इन्होंने। अच्छा, तो उसको सरकार को एक्सप्लेन करनी चाहिए, कहीं ना कहीं कानून में लानी चाहिए कि भैया नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब ही इररिस्पेक्टिव है। ये एक हमने सजेशन दी थी सीबीडीटी को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को,
उसमें सीबीडीटी ने कहा है, मिनिस्ट्री ने कहा है कि नहीं, ये कोर्ट फैसला करेगी कि इररिस्पेक्टिव ही नॉट विथ स्टैंडिंग है कि नहीं है। हमारी एक ये, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन की ड्राइव है, सरल कानून बनाने की ड्राइव है, लिटिगेशन ना होने की एक इसमें आशा की जा रही है, तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन जो है लानी चाहिए कि भाई नॉट विथ स्टैंडिंग की जगह इररिस्पेक्टिव हमने यूज किया है, तो थोड़े बहुत और संशोधन की जरूरत है। मैं इस थोड़ा सा, बिल आपने बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा रेज किया, क्योंकि जैसा कि वेद सर ने भी कहा था कि ये दरअसल और कुछ नहीं, ये सिंप्लीफाई करने के लिए नया टैक्स कानून लाया गया है। और फैक्ट भी हमने बताए, बट फिर भी लगभग 5.12 लाख वर्ड्स थे, 5.25 लाख के आसपास वर्ड थे जो 1961 का कानून था, उनको अब 2.5 लाख के आसपास कर दिया है। जो चैप्टर्स हैं वो 47 थे, अब 23 कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो सेक्शंस थे पुराने वाले में वो 819 थे, उनको अब काट कर 536 कर दिया है। लेकिन वेद सर, समिति की सिफारिश बार बार बहुत ज़्यादा एडवांस रूलिंग फीस पर स्पष्टता नहीं है, पीएफ पर टीडीएस नियमों में कोई स्पष्टता की ये बात कर रहे हैं कि क्लैरिटी लाइए, प्रोविडेंट फंड विड्रॉल्स में टीडीएस, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। गुमनाम दान पर इसमें कहा जा रहा है वेद सर कि आप स्पष्ट करें टैक्स के नियम जो हैं। कमिटी ये भी कह रही है कि आप सेक्शन 115 बीबीसी उनको वापस लाने की कोशिश कीजिए। तो ऐसा लग रहा है एनपीओ की रसीद, उसको आय मानी, ऐसा लग रहा है कि इसमें समिति ने अभी भी बहुत सारी चीजें अस्पष्ट पाई हैं सर। तो इनकी स्पष्टता कब तक सुनिश्चित हो पाएगी? नहीं, देखिए, समिति ने जो जो सुझाव दिए हैं वो बाय एंड लार्ज एक्सेप्ट कर लिए गए। अच्छा। ये आपने जितनी बातें बताई हैं ये सारे समिति के सुझाव थे, जो समिति के सुझाव इन नए बिल में एक्सेप्ट कर लिए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब पार्लियामेंट में अब ये बिल कंसिडरेशन के लिए आएगा तो वित्त मंत्री जी अपना नया बिल पेश करेंगे या फिर अमेंडमेंट मूव करेंगे जो बिल ऑलरेडी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो एक्सेप्ट नहीं है, वो सारी मेरे हिसाब से वो लगभग सारी सभी एक्सेप्ट की जा रही हैं। जितनी बातें आपने कही 115 बीबीसी लाने की जो बात कही है, जो एडवांस अथॉरिटी फॉर रूलिंग के लाने की बात कही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो जटिलता, तो देखिए इनकम टैक्स में कॉम्प्लेक्सिटी जो कहते हैं वो थोड़ी सी बनी रहेगी। उसका कारण सिंपल है कि टैक्सेशन लॉ बहुत सिंपल नहीं हो सकते जैसे हम करते हैं, क्योंकि टैक्स की अवेजन को रोकना और टैक्स की कंप्लायंस को इंश्योर करना ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर आज की डेट में अगर कहीं इसके बारे में अगर कहीं ज्यादा सरलीकरण करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसका अनड्यू एडवांटेज लेके कहीं ना कहीं टैक्स एवेजन होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो चैलेंज जो मैं समझ रहा हूं कि लैंग्वेज जो चेंज करने के बाद अगर कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पे अगर हम इसे छोड़ देंगे तो फिर ये कानून में फिर उसी तरह से जटिलता बनी रहेगी और विवाद बढ़ जाएंगे। अभी जो भी पीछे अभी चर्चा की बताई गया कि जो इररेस्पेक्टिव और नॉट विथस्टैंडिंग वर्ड के बारे में जो इशू है, अगर आज की डेट में वित्त मंत्रालय ये कहता है कि भाई इसका फैसला कि नॉट विथस्टैंडिंग और इररेस्पेक्टिव सेम वर्ड है या अलग अलग है, कोर्ट करेगी, फिर तो इसके ऊपर बहुत बड़ी एक तरह से लिटिगेशन शुरू हो जाएगी हर सेक्शन के ऊपर। हाँ। तो और सरकार का ये सर, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में भी क्लैरिटी कर दी जाए बिल के अंदर कि इररेस्पेक्टिव और जो हमने नॉट विथस्टैंडिंग है उसका मीनिंग सेम है या जहां नहीं है तो वह कह देंगे या नहीं है। और कोर्ट के ऊपर छोड़ना लेजिस्लेचर के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेचर पार्लियामेंट एक्ट करता है तो क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। और ये इसलिए भी क्योंकि जो सरकार की जो सोच है वो उससे अलाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि कम से कम लिटिगेशन हो, कम से कम मामले जो हैं वो कोर्ट्स में जाएं, तो इसलिए हम स्पष्ट नियम लेकर जा रहे हैं। अब अगर ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं, जैसा जालान साहब ने अभी बताया कि भाई ये इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगी, तो मतलब आप एक तरह से एक दूसरा विंडो भी खोल रहे हैं। बहरहाल, जैसा वेद सर ने भी अभी उम्मीद जाहिर की, हम भी उम्मीद जाहिर करते हैं कि इस पर स्पष्टता आएगी। जालान साहब, अब एक बहुत महत्वपूर्ण जो घर खरीदारों को लेकर है उस पर बड़ा इंपॉर्टेंट आज आया है कि किराए पर दिए गए घर को ब्याज छूट मिले और प्रॉपर्टी टैक्स घटाकर 30% हो, उस पर जो म्यूनिसिपल टैक्स होता है उसको भी घटाया जाए और उसके बाद फिर 30%। तो ये हाउसिंग कॉस्ट बर्डन को कैसे कम करेगा और इसके प्रावधानों को थोड़ा सा स्पष्ट करें सर। जी, ये
जो है ये कोई चेंज नहीं है। ये मेरे हिसाब से ये अभी जो इनकम टैक्स एक्ट 61 है उसी से इसको अलाइन किया गया है प्रोविजन। आज भी जो प्रॉपर्टी टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स जिसे हम कहते हैं, वो डिडक्शन होने के बाद ही जो 30% डिडक्शन की आप कह रहे हैं वो स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं, तो वो 30% डिडक्शन होने के बाद ही वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है प्रॉपर्टी टैक्स के बाद। तो इसमें काफी ज्यादा बदलाव नहीं है, उसको अलाइन किया गया है। ये बात बहुत क्लियर नहीं हो रही थी जो फरवरी में इनकम टैक्स बिल 25 आई, उससे उसको क्लैरिफाई किया गया है। परंतु मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि इसमें ये जो नई बिल है उसकी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा हम इसमें पॉइंट मिस कर रहे हैं, वो है ट्रांजिशनल प्रोविजन। और फिर मैं एक बार जीएसटी का एग्जांपल लेता हूं कि पिछले एक्ट से इस एक्ट में हम जो ट्रांजिट करेंगे, जो चेंज करेंगे, उस समय क्या क्या दिक्कतें आएंगी, वो एक ट्रांजिशनल प्रोविजन कहते हैं। वो 536 नंबर जो क्लॉज है उसमें किया गया है इसमें। अब उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हम सब छोड़ रहे हैं। एक सिलेक्ट कमेटी ने एक वर्ड ऐड किया है, सर्कुलर। सर उसमें कहा है कि जो सर्कुलर काफी बेनिफिशियल सर्कुलर होते हैं, जहां पे कहीं एनोमली होती है लॉ में, तो एक सर्कुलर लाया जाता है उसको बेनिफिट देने के लिए टैक्स पेयर को। हो सकता है एक्ट के साथ उसकी अलाइनमेंट नहीं बैठे। अब वैसे ही जो सर्कुलर है, अब ये कहा जा रहा है कि अगर वो सर्कुलर जो नए एक्ट है उसके फिट नहीं बैठते हैं उसकी लैंग्वेज से, तो वो सर्कुलर माननीय नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा लिटिगेशन प्रोपगेट कर सकता है, जैसा कि जैन साहब ने भी कहा अभी, ये नॉट विथ स्टैंडिंग और रिस्पेक्टिव के जैसा ही एक लिटिगेशन आएगा कि भाई पुराने 60 साल के जो सर्कुलर हैं, नोटिफिकेशन है, इंस्ट्रक्शन है, वो भी क्लैरिफाई होने चाहिए कि क्या एप्लीकेबल होंगे नए लॉ में और क्या एप्लीकेबल नहीं होंगे नए लॉ में, उसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरत है। तो सिंप्लीफिकेशन सही है, सरकार की इंटेंशन सही है, परंतु ये जो ट्रांजिशनल प्रोविजन होंगे, पुराना क्या एप्लीकेबल होगा, नया क्या एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें रियल एस्टेट की अगर हम बात करें, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, हाउस प्रॉपर्टी की, अब उसमें भी एक छोटी सी बात है ट्रांजिशनल प्रोविजन में। मान लीजिए आपने एक आज प्रॉपर्टी बेची, उसके ऊपर आपने एक कैपिटल गेन टैक्स दिया। अब 5 साल बाद आपको एक एडिशनल कंसिडरेशन मिला उसी प्रॉपर्टी का, कि तो एडिशनल कॉम्पनसेशन मिला सरकार की तरफ से या कहीं से भी उसी प्रॉपर्टी का, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसमें इंडेक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ट्रांजिशनल प्रोविजन है, तो वो भी क्लैरिफाई नहीं है इस बिल में, जो धारा है सेक्शन 48 के जी। अगेंस्ट में। तो ये सारी चीज, ट्रांजिशनल प्रोविजन क्या है उसे क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, Right. ताकि लिटिगेशन इस लॉ में कम से कम हो। ऑल राइट, बहुत संक्षेप में आपके पास, मैं दोनों के पास आ रहा हूँ और कम समय में ऐसे कोई हाइलाइट्स है जो आम लोगों से जुड़ा हो, वेद जैन सर, जो एक आम आदमी के लिए समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सिफारिशों के बाद सर? देखिए, एक आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात की, उसमें क्लैरिटी की बहुत सख्त जरूरत है कि अगर आपका मकान खाली है, किराया नहीं मिलता आपका, तो उस समय उसकी इनकम कैसे मानी जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि सेक्शन 21 जो अभी नए बिल में बनाया है उसमें कहीं क्लैरिटी नहीं है, उसमें मेरी लैंग्वेज में कोई चैलेंज है। अगर ये कहा जा रहा है कि अगर मेरा मकान 1 महीने के लिए खाली था और 1 महीने किराए पे था, 11 महीने खाली था, तो उसमें एनुअल लेटिंग वैल्यू पे टैक्स लगेगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब किराया 1 महीने का मिला तो उतना ही मिलना चाहिए। एक जो बात अभी 30% म्युनिसिपल टैक्स की थी, जो लैंग्वेज सेक्शन 22 में है, वो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिकमेंडेशन है कि 30% की रिडक्शन म्युनिसिपल टैक्स के बाद मिलनी चाहिए, वो सेक्शन 22 में शायद रिवर्स आ रही है। अच्छा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, 1/4/26 के बाद तो नया कानून लगेगा और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, रूल नोटिफिकेशन नए एक्ट के अंदर आएंगे। लेकिन 536 सेक्शन में ये भी लिखा है कि 1/4/26 से पहले के जो टैक्स की असेसमेंट्स हैं और जो प्रोसीजर है वो पुराने एक्ट के अंदर चलेंगे। मेरा ऐसा मानना है ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास हो जाएगा, क्योंकि अगर सब 2028 में 2029 में कोई 4 साल पुरानी असेसमेंट हो रही है
और वो 1961 के कानून के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में होगी, तो ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज होगा, क्योंकि 1961 में भी जब नया कानून आया था तो ये लिखा गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजरल पार्ट नए कानून का होगा, सब्सटेंटिव प्रोविजन पुराने कानून के होंगे। इस एक्ट में लिखा कि नए एक्ट में चलेगा, वो पुराने एक्ट में चलेगा। ये मेरे हिसाब से लगता है कहीं ना कहीं एक इस चीज को दोबारा से एग्जामिन करने की जरूरत है। राइट सर। जालान साहब, कोई बात जो दर्शकों के लिए जानना जरूरी हो? वो बातें हैं, एक तो सैलरी टैक्स पेयर के लिए ये बातें बहुत कम ही डिस्कस की जा रही हैं, जो एक्सपर्ट्स कमिटी हैं शायद उसमें सैलरी टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ा चेंज है। और दोनों रेजाइम में, न्यू रेजाइम या ओल्ड रेजाइम, अभी जो करंट इनकम टैक्स एक्ट 61 है, उसमें अगर आप एम्प्लॉय खुद अपना कार ओन कर रहा है और उसके पेटे अगर उसको कोई रिम्बर्समेंट मिल रहा है डीजल पेट्रोल वगैरह के लिए अपने एम्प्लॉयर से, तो उसको परक्यूजिट टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स में परक्यूजिट के ऊपर टैक्स काफ़ी बन जाता है, उसका थोड़ी बहुत ही डिडक्शन मिलती है। ये नए इनकम टैक्स बिल 2025 में एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ी राहत है, और ये दोनों के लिए है, न्यू टैक्स रेजाइम वालों के लिए और ओल्ड टैक्स रेजाइम वालों के लिए भी, कि अगर कार एम्प्लॉयर ओन करता हो या एम्प्लॉय ओन करता हो तो परक्यूजिट जो है बहुत ही कम टैक्स लगेगा। इसमें थोड़ी बहुत साल की 25-30 हज़ार के ऊपर ही टैक्स लगेगा। तो एक बहुत बड़ी राहत है सैलरी टैक्स पेयर के लिए। तो सैलरी टैक्स पेयर को चाहिए कि अगले साल से अपने एम्प्लॉयर को बताएं कि अपनी कंप्यूटेशन जो है थोड़ी उसे ट्विक कर पाए अगर। जी। दूसरा एक प्रावधान अभी इन्होंने अमेंडमेंट किया, एक नया प्रावधान लाया है कि अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग है और उसमें अगर 51% से ज़्यादा अगर अपना एक इंडिविजुअल शेयर्स बेच देता है तो वो लॉस की कहीं ना कहीं उसे बेनिफिट कम मिलती है। अब उसमें एक नया टर्म ऐड किया है सिलेक्ट कमेटी ने, बेनिफिशियल ओनर। तो वो इंडिविजुअल का शेयर का बेनिफिशियल ओनर खोजने में बड़ी टाइम लग जाएगी। तो ये जो नए चेंजेस लाए हैं, इसे ज़रूरत है कि थोड़ी और डिफाइन की जाए। अभी रूल आएंगे नए, आईटीआर रिटर्न आएंगे, टीडीएस रिटर्न नहीं आएंगी अभी, तो उसमें अब इसको डिफिनेशन में और थोड़ी सरलता लाई जाए आने वाले रूल्स में। एब्सोल्युटली। तो ये है नए इनकम टैक्स कानून से जुड़े हुए जो सिफारिशें हैं और उनका स्पष्टीकरण जो हमने आज के दोनों खास मेहमानों से समझा। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को अब नए कानून जो आने वाला है उसके बारे में थोड़ी हमारी समझ स्पष्ट हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वेद सर, आपने वक्त निकाला। जालान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।